Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Sir Wasim with another lecture. Today's topic for discussion is sets and Venn diagram. आज का टॉपिक जो सेट्स एंड वेन डायग्राम से रिलेटेड है, तो हम क्या करेंगे कि सेट्स एंड वेन डायग्राम की थोड़ी सी डेफिनेशन और कुछ क्वेश्चंस और इसकी डिटेल में थोड़ी सी इसकी वर्किंग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेट्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सेट? सेट इज़ द collection of well defined objects। ओके जी। तो अगर हम एक छोटी सी बात करेंगे, सेट क्या होता है? एक कलेक्शन होती है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, यानी एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड। देखिए वेल डिफाइंड होता है मतलब सपोज मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप कहते हैं सेट ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है। अगर मैं ऑड नंबर्स के सेट आपसे बात करता हूँ तो ऑड नंबर्स क्या होते हैं आपके दिमाग में फ़ौरन आएंगे। सेट के ऑड नंबर होते हैं 1 3 5 7 9 सो ऑन, कंटिन्यूस रहते हैं, ठीक है। इस तरह अगर सेट ऑफ इवन नंबर की बात करते हैं, सेट ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर के सेट जो होता है वो आपके पास होता है 2 4 6 8 10 सो ऑन। अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर करते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, इसी तरह कंटिन्यू रहते हैं, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे सेट हैं जो हम क्या करते हैं, इस तरह से सेट की फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, सेट को रिप्रेजेंट जो करते हैं, याद रखिएगा इस करली ब्रैकेट से सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, और सेट स्टार्ट होता है और फिनिश जो होता है वो इन करली ब्रैकेट से होता है, ओपन करते हैं क्लोज करते हैं। कुछ सेट ऐसे होते हैं जिसको हमें इनफाइनाइट, जैसे कि हमें इस सेट की अगर हम बात करते हैं, जो मैंने पहले सेट ऑफ ऑड नंबर लिखा है, तो हमें ये तो पता है स्टार्ट 1 से हो रहा है, बट ये फिनिश कहाँ पर हो रहा है, इसका एंड पॉइंट नहीं मालूम। तो ऐसे तमाम सेट जिसके एंड पॉइंट नहीं मालूम, तो वो इनडेफिनाइट सेट होते हैं, ठीक है, अनडिफाइंड होते हैं, वो हमें नहीं पता होता कि उसकी एंड कहाँ पर है। इसी तरह ये सेट ऑफ इवन नंबर आ गया, ये भी अनडिफाइंड है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ये भी अनडिफाइंड है इसकी एंड पॉइंट। लेकिन आपको नॉर्मली पेपर में जो होगा सारे डिफाइंड सेट होंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि उसकी रेंज क्या है, कहाँ से स्टार्ट होता है कहाँ से फिनिश होता है। तो ऐसे में बहुत सारे सेट है, कुछ लिख देता हूँ आपके सामने ताकि आप उसको लर्न कर लें, तो आपको याद रहेगा कि आपको सेट को लिखना है। जैसे आप मैंने ऑड नंबर, इवन नंबर, नेचुरल नंबर लिख दिया। अगर आपके पास सेट ऑफ प्राइम नंबर आता है, आपके पास प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स भी हमें पता है क्या होते हैं, 2 3 5 7 11 13 सो ऑन, ठीक है। ऐसे नंबर जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं या अपने आप के ही टेबल में आते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। इसके बाद सेट ऑफ इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया। अगर आपके पास कहता है कि भाई सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 3, सपोज वो कहता है मल्टीपल ऑफ 3 बनाए, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, ऐसे नंबर मल्टीपल मतलब कि सेट उसका टेबल पढ़ दीजिए उस नंबर का। जैसे 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15 एंड सो ऑन, क्योंकि अनडिफाइंड हमें नहीं मालूम कहाँ तक है। अगर कहता है भाई सेट ऑफ फैक्टर्स, अब क्या कहता है, फैक्टर्स ऑफ 12, ओके। तो सपोज देखिए फैक्टर्स क्या होते हैं, उस नंबर के से लेस वैल्यूज़, हम उस नंबर के नीचे की वैल्यूज़ लिखते हैं सारी, और मल्टीपल में ऊपर की यानी कि मोर वैल्यूज़ लिखते हैं। जैसे अब मैंने सेट ऑफ 3 लिखा था यहाँ पर, सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 जो लिखा था हमने, देखिए 3 का टेबल ऊपर की तरफ गया, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 मतलब 3 से लेस नंबर 2 नहीं आया, 1 नहीं आया। लेकिन अगर मैं फैक्टर ऑफ 12 की बात करूँ तो 12 से मोर नंबर नहीं आएगा, 12 से लेस नंबर आएंगे सारे। तो देखिए अब फैक्टर ऑफ 12 की हम बात करते हो, भाई फैक्ट का 12 का फैक्टर 1 भी होता है, 2 3 के टेबल में 12 आता है, यस आता है, 4 के टेबल में 12 आता है, यस आता है, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में यस आता है, 7 के टेबल में नहीं आता, 8 के टेबल में नहीं आता, 9 10 और फिर ये अपने ही टेबल में आता है। तो देखिए ये बन गया हमारे पास सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 12। हमने क्या है 12 के फैक्टर का सेट बन लिख लिया। तो ये थोड़ी बहुत जो सेट्स हैं मैंने इसके यहाँ पर डेफिनेशन लिख दी है, और कुछ आपके पास कुछ सेट के आपको बता दिए कि सेट होते कौन से, कि ऑड नंबर, इवन नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम, मल्टीपल ऑफ 3 और
बट सेट के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह से आते हैं कि सपोज आपको कुछ सेट दिए हुए होते हैं, सपोज आपके पास एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, सपोज वी हैव अ यूनिवर्सल सेट, एक यूनिवर्सल सेट मुझे गिवन है जो कि मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ये डिफाइंड सेट है, 1 से लेके 8 तक की इसकी रेंज मुझे मालूम है, तो एक यूनिवर्सल सेट हो गया। अब सपोज सेट ए बोलता है, मुझे ए सेट बोलता है कि सेट ए इज सेट ऑफ ऑड नंबर है, ठीक है, सेट ए इज सेट ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है जी। अगर सपोज क्वेश्चन लिखे ऑड नंबर बोलते हैं तो देखिए ऑड नंबर में लिखूंगा कैसे, पहले मैं दिमाग में लूँगा ऑड नंबर होते क्या, मुझे पता है ऑड नंबर क्या होते हैं, 1 3 5 7 9, ये मेरे यहाँ पे लिख के मैं, बट याद रखिए हमेशा कि आपका सेट जो होता है यूनिवर्सल सेट से एक्सीड नहीं करता कभी भी। जितने एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में होते हैं उससे एक्स्ट्रा कोई एलिमेंट नहीं आता आपके पास सब सेट के अंदर, जो उसके जो दूसरे सेट के अंदर। सपोज मैं अगर ए सेट लिख रहा हूँ तो मैं क्या लिखूँगा, ऑड नंबर के लिए 1 लिखूँगा, ठीक है जी, मैं यहाँ पर 1 लिखूँगा, 3 लिखूँगा, 5 लिखूँगा, 7 लिखूँगा, 9 नहीं लिखूँगा। देखिए अगर मैं 9 लिखता हूँ तो 9 बेसिकली मेरा यूनिवर्सल सेट से, यूनिवर्सल सेट की रेंज मुझे 8 तक दी हुई है, तो 9 यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि मेरा जो है सेट एक्सीड कर जाएगा इस यूनिवर्सल सेट से। तो मैंने क्या करना है, 9 को नहीं लिखना है, सिर्फ मुझे यहाँ पर सेट ऑड नंबर के लिए मेरे पास 1 3 5 एंड 7 हो जाएंगे। इस तरह का कहता है एक सेट बी, कहता है बी सेट आपको गिवन है, सपोज ये बी सेट आपको गिवन है, बी सेट क्या है, वो बी सेट बोल रहा है 2 4 6 एंड 8, सपोज ये गिवन है, ठीक है। और एक सी सेट भी गिवन है, सी क्या कहता है, सेट सी इज अ सेट ऑफ, मैं कहता वो कहता है सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 2, सपोज वो कहता है मल्टीपल ऑफ 2, सपोज ये सेट के लिए, तो मैं इस सेट सी को पहले बना लूँगा किसके साथ, नंबर फॉर्म में। कैसे लिख दूंगा सेट सी को, क्योंकि मुझे ये क्या है, ये आपको ये इसने सेट बिल्डिंग फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया, तो मैं इसको सेट बिल्डिंग में लिख लूँगा। कि कैसे लिखूँगा, यार मल्टीपल ऑफ 2 में 2 लिखूँगा, फिर 4, फिर 6 और फिर 8 से आगे तक नहीं जाएंगे क्योंकि देखिए सेट एक्सीड कर जाएगा। सो सपोज मुझे यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है, ये मुझे एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि ये क्वेश्चन मुझे गिवन है जिसमें मुझे एक यूनिवर्सल सेट गिवन है, फिर इसके बाद मुझे सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन है और सेट सी गिवन है। और अब मुझसे क्या कहता है कि फाइंड करिए, क्या फाइंड कीजिए, फाइंड ये कीजिए, क्वेश्चन इज फाइंड ए यूनियन बी, दिस इज साइन ऑफ यूनियन, यूनियन मतलब होता है ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर, राइट। तो हमने क्या करना है, सेट ए और सेट बी को यहाँ पर लिख लेना है, मैंने पहले सेट ए को लिखना है, सेट ए मुझे क्या गिवन है, देखिए सेट ए क्वेश्चन में गिवन है 1 3 5 एंड 7, राइट। और इसको यूनियन कर देना है सेट बी से, सेट बी मुझे क्या गिवन है, क्वेश्चन में देख लूँगा 2 4 6 एंड 8। अब यूनियन का मतलब है ऑल टुगेदर, तो इन तमाम एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, एक सेट में लिख देंगे, जैसे 1 इधर भी है, फिर 2 है, फिर 3 सेट भी है, फिर 5 भी है, फिर 6 है, फिर 7 है और फिर 8 है। तो ये मेरे पास जो आंसर आ गया, ये किसका आंसर आ गया, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू दिस, ये मेरे पास ए यूनियन बी का आंसर आ गया। ओके, तो देखिए हमने यूनियन में मतलब बस आप याद रखिएगा जब भी आपके पास ये साइन ऑफ यूनियन, तो हमने क्या करना है, ए सेट लिखना है, बी सेट लिखना है, यूनियन का साइन लगाना है, और इस आंसर में पूरे सेट को हमने क्या कर देना है, एक ही सेट के अंदर सारे एलिमेंट्स को लिख देना है। अब क्वेश्चन में अगर वो ये बोलते हैं भाई आप ये फाइंड करिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो हमने क्या करना है, हमने चेक करने है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। अब हम ये गिन लेंगे कितने, तो यहाँ पर बताइए इस सेट में यूनियन बी में कितने सेट आए, 1 2
3 4 5 6 7 8। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने यहाँ पर 8 है, तो मैं यहाँ पर 8 लिखूँ। देखिए इसको यू मत लिखिएगा कि ब्रैकेट के अंदर, वरना वो सेट का एलिमेंट बन जाएगा। तो हमने नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब बताने टोटल है कितने नंबर ऑफ एलिमेंट, तो हमने 8, जस्ट 8 लिख देंगे तो आंसर आ जाएगा। ये कब लिखेंगे, जब हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ रहा होगा। ठीक है जी। ओके, सपोज यूनियन के बारे में हमें पता चल गया कि भाई यूनियन में हम क्या करते हैं, ऑल टुगेदर करते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ये अब ये पूछता है कि फाइंड कीजिए ए इंटरसेक्शन पी। ठीक है, दिस इज साइन ऑफ इंटरसेक्शन। देखिए आपको ये साइन जो है देखने में आपको इसी जैसा लग रहा है ना, देखिए ये साइन और ये नंबर दोनों एन एन जैसे लग रहे हैं, बट दो सेट के बीच में जब भी आएगा तो वो इंटरसेक्शन का साइन होगा, और दो सेट के बिल्कुल स्टार्ट में जब आएगा सेट के तो वो क्या नंबर ऑफ एलिमेंट का आएगा। तो हम ये जो है एलिमेंट इसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। ठीक है, और इसका मतलब होता है कॉमन। हम क्या रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को लिखेंगे। तो सेम रूल, सेम तरीका, सेम अप्रोच। हम पहले ए सेट लिख लेते हैं। ए सेट क्या, 1 3 5 7, इंटरसेक्शन का साइन डालते हैं। बी सेट इज 2 4 6 8, सो बी सेट भी मैंने लिख दिया। अब जी हम चेक करते हैं क्या इन दोनों सेट में कुछ कॉमन है, तो हम देखते हैं कुछ भी कॉमन नहीं, तो हम जस्ट इसको हम यू एम्प्टी सेट बना के लिख सकते हैं कि ये एम्प्टी सेट हमारा आंसर आ गया। हम इसको यू भी लिख सकते हैं कि एम्प्टी सेट की जगह हम इसको इस साइन से भी लिख सकते हैं फाई कि ये भी एम्प्टी सेट है, बट हम इसको यू नहीं लिख सकते क्या कि सेट के अंदर एक एम्प्टी सेट को लिख दें, तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये सेट का एलिमेंट एम्प्टी सेट बन जाएगा। ठीक है, सो राइट तरीका सिर्फ क्या लिखने का, आप यू लिख सकते हैं आंसर को, या एम्प्टी सेट को यू लिख सकते हैं, बट ये जो चीज़ है ये रॉन्ग है, एम्प्टी सेट को ऐसे नहीं लिख सकते। ओके जी, सो मैं इसे रेस कर देता हूँ ताकि आपको ये नज़र भी ना आए, इसलिए कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है जी, तो हमने ए इंटरसेक्शन बी भी देख लिया किस तरह करते हैं। इंटरसेक्शन में हमेशा कॉमन निकालते हैं, यूनियन में ऑल टुगेदर कर लेते हैं। अब आगे एक और चीज़ सीखते हैं कि सपोज किसी सेट के ऊपर आपके पास लिखा हुआ था ए के ऊपर डैश, इस डैश को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब ए डैश इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए सेट। किसी भी सेट के ऊपर अगर ये कॉम्प्लीमेंट का साइन आ जाए, किसी भी सेट के ऊपर अगर ये कॉम्प्लीमेंट का साइन आ जाए, तो इट मीन्स यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दीजिए उस सेट को जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है। सपोज मेरे पास अगर लिखा होता है बी कॉम्प्लीमेंट, तो वो क्या हो जाता है आपके पास यूनिवर्सल माइनस बी। अगर आपका सी कॉम्प्लीमेंट लिखा होता तो आपके पास क्या हो जाता है यूनिवर्सल माइनस सी। अगर आपके पास ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ होता तो आप क्या लिखते, यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। ठीक है जी, अगर आपके पास ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ होता तो आप क्या लिखते, यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो मतलब कि कोई भी सेट ऐसा हो, कोई भी सेट ऐसा हो जिसके ऊपर आपके पास कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, तो जस्ट आपको यूनिवर्सल में से उसको माइनस कर देना है। ठीक है जी, तो अब मुझे जो क्वेश्चन में डिमांड है वो ये कि आप ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें, तो मैं क्या करूँगा, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू हो जाएगा, पहले यूनिवर्सल सेट को लिख लूँगा। तो यूनिवर्सल सेट मेरे पास क्या लिखा भाई क्वेश्चन में, यूनिवर्सल सेट जो है 1 2 3 4 5 टिल 8 लिखा है मेरे पास। तो मैं क्या करूँगा, यूनिवर्सल सेट यहाँ पर लिख दूँगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, माइनस कर दूंगा किसको, ए सेट को। ए सेट मुझे क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है भाई, ए सेट इज़ 1 3 5 7। तो मेरे पास ए सेट क्या है 1 3 5 7, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 1 3 5 7। सो अब मैंने करना क्या है, मैंने इनके सेम को कैंसिल कर देना है, मतलब यहाँ 1 है तो 1 नहीं आएगा, 3 3 कैंसिल, 5 5 कैंसिल, 7 7 कैंसिल, तो रिमेनिंग यहाँ पर आ गया 4 6 एंड 8। तो मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट जो आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4 6 एंड 8। दिस इज़ द आंसर फॉर ए कॉम्प्लीमेंट। ओके जी, सपोज इस तरह आपके पास लिखा होता है ए कॉम्प्लीमेंट लिखा होता है, आपके पास सपोज लिखा होता है बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कीजिए, तो बी कॉम्प्लीमेंट में सेम अप्रोच किया, यूनिवर्सल माइनस बी। सो यूनिवर्सल सेट इज गिवन है क्वेश्चन में क्या, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8।
और अगेन माइनस का साइन एंड बी सेट इज गिवन। क्वेश्चन में देख लीजिए क्या है, सेट ऑफ इवन नंबर है हमारे पास, क्या है 2 4 6 8। तो मैं क्या लिख दूंगा 2 4 6 एंड 8। तो अब सेम काम कि हमने क्या करना है, सेम नंबर्स को कट कर देना है और जो पहले सेट में बच जाएगा उसको लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ पर 1 नहीं है, तो मैंने 1 लिख लिया। 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, 3 यहाँ पर है, ओके 3 मैंने लिख लिया। 4 4 कैंसिल, 5 यहाँ पर है, 5 मैंने लिख लिया। 6 6 कैंसिल, 7 मैंने लिख लिया और 8 8 कैंसिल। सो ये मेरे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है जी, होपफुली आपको बात समझ आ रही होगी, कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं, काफ़ी आसान सी चीज़ें हैं। सो अब सपोज मेरे पास क्वेश्चन वो ये बोलते हैं कि भाई एक काम करें, आप मुझे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर दीजिए। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो सेम अप्रोच, यूनिवर्सल माइनस, मैंने आपको बताया था कि ए इंटरसेक्शन बी, जिस चीज़ के ऊपर भी, जिस भी सेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो आपने जस्ट उससे माइनस कर दें यूनिवर्सल को। तो अगेन यूनिवर्सल को हम यहाँ कॉपी कर लेंगे सेट के। सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 ये यूनिवर्सल सेट था। माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी चेक करिए क्या मैंने फाइंड किया है पहले। ए इंटरसेक्शन बी, यस मैंने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर चुका हूँ पहली क्वेश्चन में, जो कि एम्प्टी सेट है। देखिए यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं आया था, इंटरसेक्शन तो एम्प्टी सेट था, तो मैं इसको यहाँ पर एम्प्टी सेट ही लिख देता हूँ सपोज। तो मैंने यहाँ एम्प्टी सेट लिख दिया। अब देखिए, अब बताइए क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं, कुछ भी कैंसिल हो रहा है। फर्स्ट सेट में सारे के सारे एलिमेंट जो है कुछ भी कैंसिल नहीं हो पाया इसके अंदर। तो मैंने क्या कर देना, इसको एज इट इज कॉपी कर देना। 1 2 3 4 5 6 7 8। सो ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है जी, तो मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी भी आ चुका है। इसी तरह किसी भी चीज़ का, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट बोल दे तो आपने जस्ट उसको यूनिवर्सल में से माइनस कर देना है। तो यूनिवर्सल माइनस दैट सेट, तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। तो ये थोड़ी सी छोटी छोटी बातें थी जो सेट्स एंड वेन डायग्राम से काफ़ी आसान सी बातें हैं, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है इसके अंदर। तो अगर सपोज़ मुझे वो क्वेश्चन में ये बोल दे आपके पास, फॉर एग्जांपल बोलता है कि आप बी बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करें, तो मैं बी इंटरसेक्शन सी फाइंड कर सकता हूँ कैसे? बी सेट देख लूँगा मैंने क्वेश्चन में क्या गिवन था। तो बी सेट मुझे गिवन था वही ऑड नंबर तो इवन नंबर 2 4 6 8। और सी सेट जो है वो भी मल्टीपल है, आप देखिए मल्टीपल ऑफ 2 दिया हुआ है, तो वो भी इत्तेफाक से 2 4 6 8 ही आ गया है। तो मेरे पास दोनों सेट जो आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं, मतलब ये भी 2 4 6 8 आ रहा है। और यहाँ इंटरसेक्शन सी भी जो आपके पास 2 4 6 8 है। तो जस्ट हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर मेरे पास एम्प्टी सेट आ जाएगा। नहीं सॉरी, इसमें सारी कॉमन है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक 2 2 कॉमन है, मैंने लिख दिया 2, 4 कॉमन 6 बोथ साइड कॉमन और 8 बोथ कॉमन। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सब ऐसे ही आ जाएगा। तो मेरे पास ये आंसर आ गया। ओके जी, होपफुली आप लोग को अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी कि क्या करना है, किस तरह करना है। तो ये थोड़ी बहुत थी सेट की बातें जो हमने की, जो सेट से रिलेटेड है क्विकली। इसके बाद हमारे पास आते हैं, एक चीज़ और आती है पेपर में जो आती है वेन डायग्राम, जो हम वेन डायग्राम करते हैं। तो हम थोड़ा सा वेन डायग्राम को भी जल्दी से देख लेते हैं। तो अगर मैं वेन डायग्राम की बात करता हूँ, वेन डायग्राम तो वेन डायग्राम क्या होती है? देखिए किसी भी सेट की रिप्रेजेंटेशन होती है, मतलब जो सेट मैंने ऊपर जो सारे काम किए हुए हैं, ये जो सारे काम हुए, ये सारे काम जो हुए, ये सारे काम जो, ये पूरे वेन डायग्राम के थ्रू भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो देखिए सपोज वेन डायग्राम अगर आपने बनानी है तो वेन डायग्राम में आपके पास क्या होता है, सबसे पहले देखिए मैंने अगर यहाँ सेट लिखा था, मैंने एक सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट लिखा था कि मेरे पास क्या था, एक यूनिवर्सल सेट था। तो मैं सेट को भी, एक यूनिवर्सल सेट को किस तरह से वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करूँगा, यूनिवर्सल सेट को हमेशा एक बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिवर्सल सेट को हमेशा हम बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज ये मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है जी, ये मेरे पास हो गया ई इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट।
अब मेरे पास अगर मैं क्वेश्चन में देखता हूँ, सपोज मेरे पास दो सेट हैं यहाँ पर, ए और बी और सी। मैं पहले ए और बी की बात करता हूँ, सिर्फ ए और बी मुझे गिवन है। तो ए सेट को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, दिस इज योर सेट ए। सपोज एक सेट ए मुझे दिया हुआ, ये रहा ए सेट है, और एक और सेट मैं यहाँ बना लेता हूँ बी सेट। ये एक और बी सेट हो गया, ठीक है जी। दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी। सपोज मैं इनको देख लेता हूँ कि सेट ए को कुछ नाम देता हूँ कि लेट सपोज यूनिवर्सल सेट मुझे गिवन है क्वेश्चन के अंदर। सपोज कि ये आपके पास है 1 2 3 4 टिल 12। ओके जी, मुझे ये दिया हुआ 12 तक। और सपोज एक सेट ए है, ए सेट मुझे गिवन है क्वेश्चन में, जो आपके पास है 2 3 5 7 11। ओके, और सेट बी मुझे क्वेश्चन में गिवन है, वो है 2 4 6 8 10 एंड 12। देखिए मैंने अभी आपको यही बात बताई थी कि हमारे यूनिवर्सल सेट से कोई भी एलिमेंट बाहर नहीं होता। जितने यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट होते हैं, हमारे सब सेट्स में भी वही एलिमेंट्स होते हैं जो आपके यूनिवर्सल सेट में होते हैं। अब सपोज ये जो मुझे सेट गिवन थे, मतलब मुझे जो आपके पास यूनिवर्सल सेट में था, ए में था और बी में था, ये मैं इनमें अगर आपको इस वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करूँ इसको, तो कैसे करूँगा? सबसे पहले देखिए ये वाला पोर्शन देख लीजिए, जो पोर्शन है आपके पास बीच में, ये आपके पास ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, मतलब ए और बी का कॉमन पार्ट। तो मैं ए और बी के कॉमन जो है एलिमेंट्स वो यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो ए और बी में चेक करता हूँ कॉमन क्या है। ए में कॉमन अगर हम देखते हैं, टू कॉमन ए और बी में, और मेरे पास कुछ भी कॉमन नहीं है। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर लिख दिया ये 2 है, जो मैंने इधर बीच में लिख देना, ये 2 जो मेरे पास आ गया, ये आ गया पहला, जो ए इंटरसेक्शन बी के एरिया में आ गया। इसके बाद जो रिमेनिंग बच जाता है, देखिए ए और बी, अब जो ए में रिमेनिंग बच गया है, ए में रिमेनिंग जो बच गया वो इस पार्ट में लिख दीजिए, ए के रिमेनिंग एरिया में। ये ए का ओनली एरिया है, और बी का ओनली एरिया सिर्फ ये बी का ओनली एरिया है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ए के पार्ट में अब ए के एलिमेंट लिख दूँगा। ए में क्या बच गया, 2 तो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, 3 रह गया तो मैंने 3 लिखा है यहाँ पर। फिर मैं यहाँ 5 लिख दूँगा, फिर यहाँ 7, फिर यहाँ 11, ठीक है जी, ये मैंने यहाँ पर लिख दिए। इसके बाद मैंने क्या करना है कि जब यहाँ लिख दिया है कि 3 5 7 11, ये मेरा ए का हो गया। अब बी के रिमेनिंग पार्ट लिखते हैं। बी में मेरे पास क्या रह गया, 4 6 के बाद 8 के बाद 10 और 10 के बाद 12। ये मेरे पास क्या आ गया, बी का एरिया आ गया, बी का एरिया। ओके, बी में मैंने लिख दिया ये पार्ट। इसके बाद बी पार्ट के बाद अब मेरे पास चेक करता हूँ कि यूनिवर्सल सेट में भी कुछ बचे हुए कि नहीं। देखिए सारे आ गए। तो यूनिवर्सल सेट में मेरे पास 1 था, तो मैंने 1 यूनिवर्सल की साइड में लिख दिया। 2 में लिख चुका हूँ, 3 भी लिख चुका हूँ, 4 भी लिख चुका हूँ, 5 भी लिख चुका हूँ, 6 भी लिख चुका हूँ, 7 भी लिख चुका हूँ, 8 भी हम लिख चुके हैं, 9 लिखा हमने तो मैंने 9 यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। 9 के बाद 10 हम लिख चुके हैं, 10 भी नहीं लिखा तो मैंने 10 भी यहाँ पर लिख दिया। 10 के बाद 11 एंड 12। तो अब देख लीजिए यहाँ पर मैंने ये पूरे जो हमारे पास सेट यहाँ पर यूनिवर्सल सेट दिया हुआ था, ये भी यूनिवर्सल सेट में आ चुका है। ए सेट को मैंने ए के कॉलम में लिख दिया, ये ए सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए ए सेट में मेरे पास क्या दिया हुआ, 2 3 5 7 11। तो देख लीजिए 2 3 5 7 11 है। अगर मैं बी सेट को पढ़ता हूँ तो बी बेसिकली इस सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। टोटल ये बी है मेरे पास, तो बी में हम चेक कर लेते हैं क्या दिया हुआ है, 2 4 6 8 10 12। देखिए 2 4 6 8 10 12। ओके जी। तो देखिए मैंने सारे सेट को इसकी पोजीशंस पे लिख दिए कि कहाँ कहाँ वो लाई कर रहे हैं। अब इसके बाद अगर सपोज मुझे क्वेश्चन में वो बोलता है कि भाई एक काम करें, इस ग्राफ को देखते हुए, इस सेट्स एंड वेन डायग्राम को देखते हुए आप मुझे ए यूनियन बी बताइए भाई क्या होगा। सो अगर मैं ए यूनियन बी फाइंड करता हूँ तो ए यूनियन बी मैंने क्या कहा था, ऑल टुगेदर। ए यूनियन बी बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, याद रखिए ए और बी में जितना कुछ है ये सब ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, ये पूरा सेट जो ये पूरा सेट जो ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो हम क्या करते हैं, इसके अंदर चेक कर लेते हैं क्या क्या एलिमेंट लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है 2, इसमें लिखा हुआ है 3,
3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 7, 8, 10, 11 एंड 12। ओके, तो देखिए ये मेरे पास अगर सेट एंड वेन डायग्राम को देखते हुए बनाता हूँ तो मेरे पास यही आंसर आ रहा है कि ये मेरे पास है। लेकिन अगर मैं इसको डायरेक्ट भी सॉल्व करता हूँ वेरीफाई करने के लिए, तो अगर मैं इसको वेरीफाई करता हूँ, सपोज इसको सिर्फ देखते हुए कि क्या है मेरे पास, अगर मेरे पास सेट वेन डायग्राम नहीं दी होती, वेन डायग्राम नहीं होती, बट जस्ट इसको यूज़ करते हुए सॉल्व करता हूँ, चेक करता है कि ये वाला आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हम इसको डायरेक्ट भी देख लेते हैं। अगर मैं ए यूनियन बी फाइंड करता हूँ, ए यूनियन बी, सपोज किसके ज़रिए, हम विदाउट वेन डायग्राम, हम डायरेक्ट नंबर सेट के थ्रू करते हैं, तो ए मेरे पास दिया हुआ 2, 3, 5, 7, 11, और मेरे पास सेट यूनियन का साइन लगाया, और बी सेट मुझे जो गिवन है वो क्या गिवन है, 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। तो अब देखिए अगर मैं इसको डायरेक्ट आंसर भी देखता हूँ तो मेरे पास देखिए 2 कॉमन आ गया, मैंने यूनियन का मतलब होता है ऑल टुगेदर, 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, 4 लिख लिया, 5, 6, 7, 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12। और अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो तो देखिए आपके पास ये वाला आंसर और ये वाला आंसर दोनों सेम आ रहा है। ठीक है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। तो देखिए हम वेन डायग्राम के थ्रू हम डायरेक्ट वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं और सेट के थ्रू भी हम वेन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो सपोज अब मैं इसी क्वेश्चन को देखता हूँ, तो देखिए अब सपोज मुझे कोई बोलता है भाई ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करिए, आप क्या फाइंड करें, ए इंटरसेक्शन बी बाय यूजिंग वेन डायग्राम। तो अब मैं क्या करूँगा, वेन डायग्राम में जाऊँगा जल्दी से, और वेन डायग्राम में ए इंटरसेक्शन बी वाले पार्ट को देखूंगा। तो देखिए ये पार्ट जो कॉमन पार्ट ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला पार्ट है आपका। तो इस पार्ट में क्या लिखा हुआ, ओनली 2 लिखा हुआ, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर 2 लिख दूंगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब सपोज वो कहते हैं कि भाई ए कॉम्प्लीमेंट निकाल के बताइए। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल माइनस ए, राइट, यही होता है ना। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब अगर मैं आसान अल्फाज में बात करूँ तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि ए के अलावा सारे एलिमेंट लिख दीजिए। तो ए के अलावा एक्सेप्ट ए, तो ए देखिए ये रहा ए, ये ए है मेरे पास दिया हुआ, ए के अलावा, इसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट लिख लीजिए। तो इसके अलावा क्या दिख रहा है मुझे, 1, 1 के बाद 9, 9 के बाद 1 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, और ये क्या था भाई, ये क्या था मुझे समझ नहीं आया, ये मैंने यहाँ क्यों लिखा हुआ है 9 के बाद, ये मैंने शायद ऐसे ही डाल दिया है, इसको मैं रेस कर देता हूँ, मुझे नहीं लग रहा है कुछ है। ओके जी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसका आंसर क्या लिखूँगा, इसका आंसर मैं ए के अलावा बाकी सब लिख लूँगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आपके पास यहाँ आ जाएगा 1, 1 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, नहीं 11, 10 के बाद 12, 11 तो ए के पार्ट में। तो ये मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया ए कॉम्प्लीमेंट का। अब सपोज मुझे आपके पास क्वेश्चन ये आता है कि आप ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकाले, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ओके, मतलब ए इंटरसेक्शन बी के अलावा सब लिख लीजिए। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी को नहीं लिखना है मैंने, तो ए इंटरसेक्शन बी कहाँ पर, ये रहा सिर्फ ए इंटरसेक्शन, ओ ये मैंने क्या कर दिया, ए इंटरसेक्शन बी में ये मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बना लेता हूँ माजरत के साथ। यहाँ था 2 मेरे पास, तो ये आ गया मेरे पास, ये 2 लिखा हुआ था, मैंने यहाँ 2 लिख देता हूँ, ये 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ 2 था जो मैंने नहीं लिखना है, 2 के अलावा सब, इसके अलावा सब मैंने लिख देना है। तो मैं ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ जाएगा मेरे पास कॉम्प्लीमेंट में, आप यहाँ लिख देंगे 1, आप यहाँ लिख देंगे 1, 1 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। देखिए इसमें सिर्फ 2 नहीं है, बाकी सब है, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट 2 के पार्ट में था। अब सपोज क्वेश्चन में बोलता है कि भाई ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट निकालें, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए अब क्या बात आपके दिमाग में आनी चाहिए कि ए यूनियन बी के अलावा बाकी सब लिख लीजिए। मतलब ए यूनियन बी के नहीं हो बाकी, तो ए यूनियन बी क्या है, ये रहा पूरा ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी के अलावा तो मेरे पास क्या बच रहा है भाई, 1 और 9 बच रहा है। तो मैं क्या लिखूँगा, ए यूनियन बी में आपके कॉम्प्लीमेंट 1 एंड 9, मेरे पास ये आ गया ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी।
तो देखिए इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वेन डायग्राम के थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें तेज़ी तेज़ी से फाइंड कर सकते हैं कि वेन डायग्राम के ज़रिए आप ए यूनियन बी फाइंड करें या डायरेक्ट ए यूनियन बी फाइंड करें, आपके पास आंसर दोनों तरह से सेम आएगा। छोटी सी वीडियो है ये, इसलिए कि ताकि आप लोग थोड़े से वेन डायग्राम की अंडरस्टैंडिंग कर लें। तो इंशाल्लाह ताला मैं इसका नेक्स्ट जो है वीडियो अपलोड करूँगा बहुत जल्द। इसी वेन डायग्राम के पास पेपर क्वेश्चंस करेंगे। होपफुली आपको समझ आ रही होगी वीडियो, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल और हिट कर दीजिएगा बेल के बटन को। और अगर आपको कुछ और भी पूछना तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि सर ये चीज़, ये टॉपिक मुझे ज़रा सीखना है, इसकी कोई वीडियो अपलोड कर दें। इंशाल्लाह ताला मैं एज सुन एज़ पॉसिबल वो वीडियो अपलोड कर दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।